और अब 5 की बात में आज की बड़ी खबर। राज्यसभा में आज संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री और नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। जेपी नड्डा ने आपातकाल समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि हम प्रगतिशील नहीं हैं। हमारा संविधान भी कमल से हमें ये प्रेरणा देता है कि तमाम परेशानियों के बावजूद हम लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगले साल आपातकाल लगाए जाने के 50 साल हो जाएंगे। हम लोकतंत्र विरोधी दिवस मनाएंगे, जिसमें कांग्रेस को भी शामिल होना चाहिए और लोगों से कहना चाहिए कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र का गला घोंटने का कुटिल प्रयास किया गया था। एक तरीके से हम सबको अपने संविधान को मजबूती देने में इमरजेंसी किस लिए लगी? देश को खतरा था क्या? देश को खतरा था क्या? नहीं, देश को खतरा नहीं था, कुर्सी को खतरा था। किस्सा कुर्सी का था, कुर्सी को खतरा था और इसके चलते सारा देश अंधकार में डाल दिया गया। और 25 जून 1975 को प्रेसिडेंशियल असेंट के द्वारा आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस बताते हुए फंडामेंटल राइट्स को 19 और 21 आर्टिकल को निलंबित कर दिया गया। देश को जोड़ने का काम आदरणीय सरदार पटेल जी, भारत के होम मिनिस्टर, उनको दिया गया। और ये मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत समय बाद मैंने कांग्रेस के तरफ से भी सरदार पटेल का नाम सुना, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद। After years I heard from the Mukharbin of the Congress people speaking about Law Purush Sardar Vallabhbhai Patel. उन्होंने 562 रियासतों को जोड़ा, 562, the Iron Man, and one was left, and that one was left, that was Jammu Kashmir, to the then Prime Minister Jawaharlal Nehru. और इसके साथ साथ एक देश एक चुनाव बिल बहुमत के साथ लोकसभा में पेश हुआ। बिल पेश करने के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े हैं। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश करने को लेकर वोटिंग हुई है। नई लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई, जिसमें बिल पेश करने के पक्ष में बहुमत आया, लेकिन सदस्यों की मांग पर दोबारा पर्ची से भी मतदान हुआ और बहुमत से सदन ने इसे स्वीकार कर लिया। इससे पहले लोकसभा बिल पेश करने का विरोध करते हुए कांग्रेस ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया, जबकि टीएमसी ने कहा कि इस बिल से विधानसभाओं की स्वायत्तता को खतरा है। ओवैसी ने विरोध करते हुए कहा कि ये बिल क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगा। सपा, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी ने भी बिल का विरोध किया, जबकि सरकार में शामिल टीडीपी बिल के साथ खड़ी दिखी। एक सेकंड, मैं अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना हूं। उन्होंने 72 के बाहर जाने का I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये
संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. The autonomy of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra-virus. That is hits the basic structure of the constitution. Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। तो लोकसभा में आज हुआ क्या है, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है लोकसभा में पेश कर दिया गया है और पेश करते वक्त सरकार उन्होंने जो अनुमति मांगी हाउस से, उसके अनुसार सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं और सरकार के विरोध में 198 वोट पड़े हैं। यानी बहुमत जो है सरकार के पास था, इसलिए सरकार ने लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया है। अब बात करते हैं चरण 2 की। चरण 2 में ये होगा कि सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। चूँकि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल है, ये जो है वो संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए सरकार को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। 2/3 बहुमत का मतलब ये है कि लोकसभा में सरकार के पास करीब 362 सांसद चाहिए और राज्यसभा में 164 सांसदों की सहमति चाहिए। लेकिन जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसके अनुसार सरकार के पास लोकसभा में 294 और राज्यसभा में 112 सांसद हैं। यानी सरकार के पास दोनों सदनों में 2/3 बहुमत नहीं है। यही वजह है कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में भेजा जाने की संभावना है। वहाँ भेजा जाएगा और जब जेपीसी का गठन होगा तो वो जो जेपीसी का गठन होता है वो जिसके जितने दलों की संख्या होती है उसके आधार पे किया जाता है। यानी जेपीसी में भी सरकार का बहुमत होगा, बाकी जितने भी दल हैं उनकी संख्या के आधार पर सांसद जो है जेपीसी में नियुक्त किए जाएंगे। जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों के सांसद होते हैं। जेपीसी की मीटिंग्स होगी, मीटिंग के बाद जो है वो तय होगा वह उसके आधार पर एक बार फिर से नया बिल तैयार किया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन का। उस बिल को आने वाले दिनों में जो सत्र होंगे, इस सत्र में तो नहीं आ सकता, शायद जो बजट सत्र हो उसमें या उसके बाद के सत्र में लाया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए विपक्ष का सहयोग लेना पड़ेगा और विपक्ष का सहयोग कैसे मिलेगा ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि विपक्ष जो है इस बात को लेकर के काफ़ी अड़ा हुआ है कि वो इसके समर्थन में नहीं है। दूसरी एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने भी होगी कि जब एक साथ पूरे राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराए जाएंगे तो इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन कहां से आएंगे और इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, कैसे की जाएगी। यानी ये सारी चुनौतियां चुनाव आयोग के पास है, लेकिन वो तीसरा चरण है। दूसरे चरण में सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत का जुगाड़ किया जाए और इस बिल को आने वाले दिनों में पास कराया जाए। तो शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई ने एनडीटीवी से कहा है कि इससे राज्यों के हित का नुकसान होगा। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर? हमारा स्टैंड ये है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स
तो जिस तरह से संघराज्य के अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए, उसको सही मायने में ये किया जाए, आचरण में लाया जाए। इस बिल के पारित होने में या इस बिल को ले आने से आप राज्यों के जो अधिकार हैं उनके ऊपर आप एक जो आप उन इन्फ्रिंजमेंट जिसको कहते हैं वो उस तरह का होगा, उनके अधिकारों पे बाधा आएगी, टेन्योर पे बाधा आएगी, और जिस तरह से केंद्र जिस तरह से उसका अधिकार जताना चाहती है, तो ये एक अलग व्यवस्था, ये रिपब्लिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अगर जेपीसी के पास बिल को भेजा जाता है तो आप आपकी पार्टी अपनी बात रखेगी? हम अपनी बात बिल्कुल रखेंगे और विस्तृत में रखेंगे। इसके जो प्रावधान है, जिस तरह से इनमें बातें लाने की कोशिश की जा रही है कि वो किस तरह से डेमोक्रेसी को ही, हमारे गणतंत्र को ही बाधा पहुंचाने की बात रही है। एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि इससे 4.50 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। मेरे साथ सांसद श्रीकांत शिंदे। बहुत सारे सवाल अभी उठे हैं बिल के इंट्रोडक्शन के दौरान। वन नेशन वन इलेक्शन बिल से भारत को क्या फ़ायदा होगा, आपका क्या आकलन है? देखो, हमें जब आज़ादी मिली उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन ही था, सभी इलेक्शन साथ में ही होते थे। आज कांग्रेस को क्या दिक्कत है कि फिर से वही सिस्टम लाने, वो डर रहे कि लोगों का विश्वास उनसे उठ गया है। उनको डर है कि आने वाले समय में भी लोग उन पर विश्वास नहीं जताएंगे, और वन नेशन वन इलेक्शन से एक बड़ा सिस्टम पर, जो व्यवस्था पर भारी तान आता है, भार आता है, सिस्टम के ऊपर लोड आता है, और लोड बड़ी संख्या में कम हो सकता है। हमेशा इस भारत में, इस देश में लोकसभा हो, उसके बाद विधानसभा हो जाते हैं, विधानसभा के बाद अभी हमारे पास कॉर्पोरेशन से, फिर जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत। इलेक्शन में ही 5 साल हमारे चले जाते हैं। नेता भी उसमें उलझा रहता है, लोक प्रतिनिधि भी उसके अंदर उलझा रहता है, प्रशासन भी उसमें अंदर उलझा रहता है। तो इससे हमेशा ये सिस्टम जो है वो बिजी रहती है, और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट में हम नए काम शुरुआत नहीं कर सकते, जो काम है हमें रोकने पड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इलेक्शंस एक साथ ला पाए तो सभी को, फॉर एग्जांपल मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोक प्रतिनिधि हूँ मैं, तो मुझे भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरी तरीके से फोकस करने के लिए टाइम मिलेगा, ना कि इलेक्शंस में बिजी रहूँगा, ना कि कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पर लगेगा। 3-4 बार तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं पूरे 5 साल में। इतना काम जो है रुक जाता है, इतने वर्किंग आवर्स हमारे आप क्या कहोगे कि उसका कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी, उनके अध्यक्ष में एक कमेटी बैठी थी, उनके अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कि ये इलेक्शन में जितना खर्चा होता है वो अगर हम सोचेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम कर पाए तो 1.5% GDP में बढ़ोतरी होगी, जो होता है 4.5 लाख करोड़ का। ये 4.5 लाख करोड़ हमारे बच सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो अभी खर्च हो जाता है चुनाव कराने में, और चुनाव कराने में खर्च हो जाता है, अलग अलग राज्यों में चुनाव कराने पड़ते हैं, पूरे सिस्टम उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर बीजेटी का रुख अभी साफ नहीं है कि वो चाहती क्या है। बीजेटी के सस्मित पात्रा ने NDTV से ये कहा है कि JPC पर चर्चा के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एक देश एक चुनाव जो है लोकसभा में बिल पेश किया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन को JPC में भेजा गया है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके ऊपर और एग्जामिन करेगी इशू को, और उसके बाद फाइनली क्या बिल बन के आता है उस पर निर्भर करेगा कि बीजू जनता दल इस पे क्या स्टैंड लेती है। अभी इस पर कोई भी स्टैंड लेना बहुत प्रिलिमिनरी होगा, क्योंकि व्हेन द मैटर इज विद द JPC, लेट अस वेट फॉर द JPC रिपोर्ट टू कम। यह है पहला विषय। दूसरा, हमारा निर्णय जब भी होता है वो हमारे माननीय बीजू जनता दल के अध्यक्ष श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशों पे होता है, और अभी हम कोई भी निर्णय पे है नहीं। एक बार JPC की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हम तथ्यों पे आधारित अपना वक्तव्य रखें। बीजेपी ये कह रही है कि संघीय ढांचा का अनुरूप है, विपक्ष कर रहा है कि संघीय ढांचा का अनुरूप नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। फिलहाल जो बिल जो पेश किया गया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब तक बिल की कॉपी पे डिस्कशन ना हो
उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में चर्चा ना हो, या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट के क्या डिटेल्स आते हैं, क्या निष्कर्ष आता है, उस पर हम स्पष्टता ना रखें तो अचानक भी किसी नतीजे पे पहुंचना, मुझे लगता है इट विल बी क्वाइट प्रीमेच्योर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से ग्रैब 4 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली में AQI 400 के पार तक पहुंच गया है, जो बहुत ही गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली के AQI में हुई भारी वृद्धि को देखते हुए ग्रैब के स्टेज को बढ़ाने को लेकर CAQM ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जिसमें CAQM ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। हम लोग तो यहाँ पे वैसे मैं आज अभी सुबह ही पहुँचा हूँ, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो अभी देखूंगा। बाकी वहाँ से थोड़ा पॉल्यूटेड तो है दिल्ली। हाँ, हम अभी देख ही रहे रिसेंटली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। अभी एक्चुअली कभी समझ में नहीं आता कि हम ये फॉग है, स्मॉग है, क्या है। और दिल्ली में इतनी सारी अभी गाड़ियाँ हो गई है, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। बता दें कि कल रात करीब 10 बजे जो है प्रदूषण की स्थिति जो है वो सीवियर क्वालिटी में पहुंच गई, 400 के पार पहुंच गई, जिसके बाद CAQM के सब कमेटी की एक बैठक हुई। उसके बाद जो ग्रैब 4 है वो इमीडिएट इफेक्ट से दिल्ली में लागू कर दिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा में, और अगर यहाँ का AQI बताओ तो वो 382 है, और दिल्ली का जो AQI है वो 400 के पार बना हुआ है, यानी कि 421 अभी AQI। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक बार फिर जो है धुंध की चादर से सनी दिख रही है दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के सभी इलाके। और बात करें अगर शनिवार को जो AQI है, उस समय तक जो AQI है वो मॉडरेट और पुअर क्वालिटी के बीच फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन कल जो AQI है वो पहले तो वो बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा दिन के समय में, लेकिन रात होते होते जो है AQI 400 के पार पहुंच गया, जिसके बाद ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। और इसके तहत जो तमाम तरह की पाबंदियां हैं, रिवाइज्ड जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है, जहां पे ट्रकों की एंट्री दिल्ली एनसीआर में बंद है। इसके अलावा 9वीं तक की कक्षा के जो स्कूल हैं वो हाइब्रिड मोड में चलेंगे। उसके अलावा BS4 डीजल गाड़ियां, BS3 पेट्रोल गाड़ियां भी बैन हैं, और तमाम तरह की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उस पर बैन लगा दी गई है, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। तो दिल्ली वालों को अब दोहरी मार झेलनी पड़ी है। एक तरफ प्रदूषण की स्थिति जो है वो वापस से सीवियर क्वालिटी में पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ जो ठंड है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हवा की गति बिल्कुल कम हो गई, जिसकी वजह से AQI लेवल्स जो हैं वो फिर से जो है गंभीर स्थिति में दिखने लगे हैं, और ग्रैब 4 लागू हो गया है। तो अब जो ये दोहरी मार है, इससे दिल्ली वालों को इसका सामना जो है दिल्ली वालों को लगातार करना पड़ेगा, और परेशानी जो है वो लगातार बढ़ रही है। एक तरफ ठंड की मार है तो दूसरी तरफ प्रदूषण की मार है। नोएडा से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के लिए चीन जा रहे हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन सीमा को लेकर ये बैठक आज और कल होगी। इस दौरान डोभाल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ चर्चा करेंगे, और इस यात्रा को दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। गलवान झड़प के बाद ये विशेष प्रतिनिधि स्तर की पहली वार्ता होगी। NSA अजीत डोभाल 18 दिसंबर को बीजिंग में होंगे। वहां पर वो वांग यी, जो कि चीन के विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात जो है दोनों देशों के सीमा विवाद के मुद्दे को सुलझाने के लिए है। भारत की तरफ से अजीत डोभाल जो हैं वो विशेष प्रतिनिधि हैं सीमा विवाद के मुद्दे पर। दूसरी तरफ वांग यी न सिर्फ विदेश मंत्री हैं, बल्कि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके राजनीतिक ब्यूरो के वो सदस्य भी हैं, और इसके लिए सीमा विवाद के मुद्दे पर उनको ये विशेष जिम्मेदारी दी गई है। भारत चीन की सीमा पर शांति स्थिरता बनी रहे, इसके लिए बातचीत होगी, और ऐसा समाधान जो दोनों को मान्य हो ऐसा इसे निकालने की कोशिश की जाएगी। ये 23वें दौर की बातचीत होगी। दोनों पक्षों ने इस बातचीत का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है। ये बातचीत 23 अक्टूबर को
रूस के कजान में जब पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले तो उस वक्त जो बातचीत दोनों के बीच हुई और जिन चीज़ों पर सहमति बनी, उसके बाद इस पर भी सहमति बनी। एसआर लेवल, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की बातचीत पर भी सहमति बनी और उसके बाद ये बातचीत हो रही है। 22वें दौर की, यानी इसके पहले की दौर की जो बातचीत हुई थी वो असल में 21 दिसंबर 2019 को हुई थी, दिल्ली में हुई थी ये बातचीत। इसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की स्थिति के बारे में ध्यान रखने, सेंसिटिविटीज़ को ध्यान में रखने की बात की थी। सीमा पर सेनाओं के बीच बेहतर कम्युनिकेशन हो, इस पर बात की थी। शांति, स्थिरता और दोनों के मान्य समाधान पर बातचीत की थी और सहमति भी इस पर बनी थी कि इसको लेकर बातचीत होगी। इस बैठक के, यानी 22वें दौर की बैठक के ठीक पहले अक्टूबर में शी जिनपिंग भारत के दौरे पर थे और वहाँ पर जो चेन्नई में इनफॉर्मल समिट दोनों देशों के बीच हुआ था उसमें इस बातचीत के बारे में भी बात हुई थी। लेकिन 22वें दौर की बातचीत के बाद बातचीत बंद हो गई। बंद इसलिए हो गई क्योंकि 2020 में दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई, उसमें भारत के कई सैनिक जो हैं वो शहीद हुए। भारत ने साफ कर दिया कि जब तक वहाँ पर हालात सामान्य नहीं होते हैं और कोई भी रिश्ता किसी भी लेवल पर आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कजान में जब दोनों देशों के बीच ब्रेक थ्रू हुआ है, उसके बाद एक बार फिर से इस बातचीत को शुरू किया गया है और ये बातचीत काफ़ी अहम है इस कारण से भी क्योंकि सीमा पर क्या होता है उसको लेकर काफ़ी कुछ इसमें इस बैठक में चर्चा इस पर की जाती है। तो 18 दिसंबर को इस बातचीत से क्या निकलता है ये भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। संभल में शिव मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। मंदिर से सटा हुआ छज्जा गिराया जा रहा है। मकान मालिक मतीन खुद ही अतिक्रमण हटवा रहे हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए तिरपाल लगाया गया है। संभल के खगूसराय इलाके में एक और कुआं मिला है। पुलिस प्रशासन उस पर बने छत को तोड़ रही है। खगूसराय में मिला ये दूसरा कुआं है। इससे पहले मिले कुएं से कई मूर्तियां बरामद हुई हैं। लोगों ने दावा किया है कि मूर्तियां गणेश, कार्तिकेय और लक्ष्मी की हैं। शाही मस्जिद और इस पुराने मंदिर के बीच में करीब 2 किलोमीटर की दूरी है। संभल के खगूसराय इलाके में बंद घर में मंदिर मिलने के बाद उसमें पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है और आज सुबह संभलेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा हुई। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। महाकाल के स्वरूप में भोलेनाथ को सजाया गया है। करीब 46 साल बाद मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया। दूसरे शहरों से भी लोग संभलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और नोएडा के एक सीनियर सिटीजन को अपने दस्तावेजों का काम कराने के लिए नोएडा अथॉरिटी के रिहायशी भूखंड विभाग में जाना पड़ा, लेकिन घंटों खड़ा रहने के बावजूद कोई मदद नहीं मिली। इस दौरान एक कर्मचारी अपनी सीट पर आराम से बैठा रहा। जब नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को इस घटना के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने कर्मचारियों को प्राथमिकता से इस मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया है। बावजूद इसके कर्मचारियों ने कोई मदद नहीं की। इस पर सीईओ गुस्से में आकर खुद विभाग में गए और कर्मचारियों को 20 मिनट तक खड़ा कर काम करने की सजा दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि लोकसभा में बीजेपी के जो सांसद आज एक देश एक चुनाव बिल के इंट्रोडक्शन के समय मौजूद नहीं थे, पार्टी उनको नोटिस भेजेगी। बीजेपी के 20 से ज्यादा सांसद आज वोटिंग के वक्त गैर हाजिर थे। बीजेपी ने आज अपने लोकसभा सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया था। बावजूद इसके 20 सांसद गैर हाजिर थे। अब इन लोगों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। अखिलेश हमारे साथ मौजूद हैं इस पर और जानकारी के साथ। इसके क्या डिटेल्स मिले हैं? 20 सांसद व्हिप के बावजूद आए नहीं और अब इन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। अखिलेश, बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 3 लाइन की व्हिप जारी की थी। इसमें कहा गया था
कि आज एक महत्वपूर्ण बिल जो है विधायी कार्य लोकसभा में होने जा रहा है, लिहाजा वो सदन में अवश्य मौजूद रहें। और ये 3 लाइन की जो व्हिप होती है बाइंडिंग होती है, सभी सांसदों का इसका पालन करना होता है। और केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उन्होंने भी अपने अपने सांसदों को ये 3 लाइन की व्हिप जारी की थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब आज सुबह आपने देखा होगा कि जब कानून मंत्री इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए खड़े हुए और जब विपक्षी सांसदों ने इसके इंट्रोडक्शन के समय ही मतदान की मांग की, तो जब डिवीज़न हुआ तो जो संख्या आई सामने वो जो एनडीए की संख्या है उससे कम थी। और यही कारण है कि बीजेपी ने इसकी तहकीकात की, पाया कि कई सांसद, बताया गया कि 20 से भी अधिक सांसद जो है वो मिसिंग थे, जो व्हिप जारी होने के बावजूद सदन में नहीं आए थे। अब पार्टी ने फैसला किया है कि उनको नोटिस जारी किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि व्हिप जारी होने के बावजूद वो सदन में मौजूद क्यों नहीं थे। उन्हें कारण बताना होगा कि क्या इससे अपनी एब्सेंट के लिए क्या उन्होंने पार्टी को इन्फॉर्म किया था, पहले बताया था कि वो किसी काम से नहीं आएंगे या किसी की पार्टी से परमिशन ली थी या नहीं ली थी। क्योंकि ये एक बड़ा एक तरह का संदेश था आज, क्योंकि जो संख्या थी बीजेपी की, एनडीए की, वो संख्या सदन में नहीं दिखाई दी। और यही कारण है कि कांग्रेस ने तुरंत इस मतदान के बाद ये कहा भी कि जब वो इंट्रोडक्शन के वक्त ही अपना सिंपल मेजॉरिटी वो नहीं जुटा पाए, तो बाद में जब 2/3 बहुमत की बात होगी इस बिल को पारित करने के लिए, संविधान संशोधन के लिए, तो फिर वो 2/3 का आंकड़ा कहाँ से लेकर आएगी सरकार। तो इसीलिए अब बीजेपी ने ये एक्शन लिया है और इन सांसदों से जवाब मांगा है कि वो कहाँ थे। शुक्रिया अखिलेश। तो ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि 20 सांसदों को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, और ये लोग उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे जबकि व्हिप जारी किया गया था 3 लाइन का कि सभी सांसद वहां मौजूद रहें जब 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को वहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। उस समय इन सबको मौजूद रहने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद 20 सांसद गैर हाजिर थे जिन्हें अब कारण बताओ नोटिस दिया गया है। तो वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश भारत लौट आए हैं और सोमवार को चेन्नई एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। और आज एमके स्टालिन और उदयनिधि चेन्नई में ही एक सरकारी समारोह में गुकेश को सम्मानित कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने गुकेश को 5 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। सरकारी अभिनंदन से पहले गुकेश एक रोड शो में शामिल हो रहे हैं। सीधे चलते हैं चेन्नई, जहां मौजूद हैं नए स्टार डी गुकेश और जहां पर ये रोड शो हो रहा है। तो आप देख रहे हैं डी गुकेश को जो एक रोड शो में हैं इस वक्त शामिल, और उनके हाथ में उनकी ट्रॉफी है जो उन्हें मिली है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने पर। ये इनका जी विमल हमारे साथ है। विमल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं शानदार रोड शो जिसमें डी गुकेश रोड शो में शामिल हैं। सरकारी अभिनंदन होना है उनका, ये कार्यक्रम किया है और सब लोगों को अब डी गुकेश के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में ये बड़ा लंबा सा रोड शो एक हो रहा है उनका चेन्नई में इस वक्त। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। चेन्नई से ही वो उन्होंने पढ़ाई की, हालांकि मुझे नहीं अभी जानकारी कि वो उन्होंने 12वीं पास की है कि नहीं। 2-3 साल मैंने पहले उनसे बात की थी तो 10वीं का इम्तिहान उन्होंने नहीं दिया था। और ये जो जितने भी ये जो गोल्डन जनरेशन है, डी गुकेश है, प्रज्ञानंदा है, वैशाली है, वंतिका अग्रवाल है, हरिका द्रोणवल्ली है, अर्जुन हरिगस्ती हैं, इन सारे या विदित गुजराती हैं। ये जो एक गोल्डन जनरेशन है जो कि ग्रैंड मास्टर्स हैं, इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी, और भारत को एक फोर्स की तरफ से ये ऊपर लेकर आए हैं। और यहाँ पे डी गुकेश उनमें एक बहुत बड़ा नाम इसलिए भी है, पिछली बार भी जब ओलंपियाड हुआ था तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इस बार भी इंडिविजुअल गोल्ड के साथ, टीम के साथ गोल्ड जीता। सिर्फ 18 साल के हैं, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन है। विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे बने भारत में। ये सारी बातें हैं जिसको हम कई बार दोहरा चुके हैं, लेकिन कई सारी बातें हैं जैसे कि रोड शो होना एक चेस प्लेयर का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहली मुझे याद नहीं आता है, विश्वनाथन आनंद का स्वागत जरूर होता रहा है, लेकिन इस तरह से बड़ा रोड शो होना, यहाँ पे उनको 5 करोड़ रुपए जो है राज्य सरकार इनाम में देगी। एक तरह से जैसे ओलंपिक्स में जब कोई खिलाड़ी जीत के आता है, कोई टीम जीत के आती है, तो 5-6 करोड़ का इनाम उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, उस तरह की एक पहल है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिसको उस तरह का रिकॉग्निशन मिल रहा है। और कई सारे बच्चे जो है चेस को लेकर रजिस्टर कर रहे हैं, चेस की ओर उन्मुख हो रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा स्वागत है चेस के लिए भी और गुकेश के लिए। जी गुकेश, इस वक्त हम देख रहे हैं उन्हें रोड शो में वो शामिल है, सभी को
तमाम जनता वहां जुटी हुई है इस रोड शो में उन्हें देखने के लिए, और वो अपनी ट्रॉफी लेकर इस रोड शो में शामिल हैं। उन्हें एक सरकारी कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जा रहा है। डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद लौटे हैं, तो ज़ोरदार स्वागत उनका यहाँ पर हो रहा है और सरकारी इनाम की भी घोषणा की गई है। तमिलनाडु सरकार ने इनाम की घोषणा की है। दिखा रहे हैं हम आपको ये तस्वीरें।